हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने भागवत संप्रदाय और शैव संप्रदाय और कुछ अन्य संप्रदाय और उनके मत को डिस्कस किया था। आज हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखेंगे और इसके विभिन्न शासकों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, ये सीरीज आपकी घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक सामान्य जीके की बुक जो है वो सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसके अलावा अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ये सीरीज़ आप करने के बाद आप टॉपिक वाइज जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, आप सॉल्व करिए टॉपिक वाइज, आपको बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है और यहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आप कर पाएंगे सॉल्व, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें दिया है पॉइंट, आधुनिक बिहार के पटना, गया जनपदों की भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। यानी कि मगध जो है ये वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, तो आधुनिक जो है बिहार का पटना और गया जनपद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। ठीक है, याद रखिएगा, मगध का प्रथम राजवंश क्या था? हर्यक राजवंश था। ठीक है, अभी लास्ट में आपको हाईलाइट करके बता दिया जाएगा कि आपको याद क्या क्या रखना है। ओके, अभी आप ऐसे वन लाइन में पढ़ते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, यानी हर्यक वंश की बात कर रहा है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, जिसने गिरिब्रज यानी कि राजगृह यानी कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य, इनके राज्य में जो वैद्य थे उनको राजवैद्य कहा गया। ठीक है, तो बिंबिसार के दरबार में थे राजवैद्य, उनका नाम क्या था? जीवक था। इन्होंने क्या किया था? जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की चिकित्सा के लिए उनके राज्य में भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का एक और नाम है क्या? कुडिक भी कहा जाता था, शासक बना था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये नागदशक था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता देते हैं कि आपको याद क्या क्या रखना है। तो मगध का प्रथम राजवंश क्या है? हर्यक वंश। ये या इंपॉर्टेंट याद रखना है। संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, और राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी? अपनी गिरिब्रज या राजगृह को बनाई थी। ठीक है, बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य कौन था? तो जीवक था। और जीवक को कहाँ भेजा गया था? तो अवंती नरेश चंड प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा गया था। ठीक है, अजातशत्रु के बिंबिसार के बाद उसका पुत्र कौन बना था? अजातशत्रु, जिसको कुडिक भी कहते थे, शासक बना। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था, अथवा नंदीवर्धन को जो है महानंदिन भी कहते थे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपका देता है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन या महानंदिन। ठीक है, दोनों सही है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था। घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, और इसी को हरा कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने की थी। ठीक है, और शिशुनाग वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो राजा नंदीवर्धन या महानंदिन था। ठीक है, और नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन था और घनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आइए हम मौर्य वंश को डिस्कस कर लेते हैं। चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की सहायता की तथा चंद्रगुप्त को प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक है, चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र, जिसका विषय क्या है? राजनीति है। देखिए, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, तो कंफ्यूज ना होइएगा इससे कि इसमें जो है आर्थिक क्रियाओं के बारे में या आर्थिक गतिविधियों के बारे में उसमें चर्चा की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र में जो है वो राजनीति से संबंधित विषय उसमें चर्चित है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त।
मौर्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद क्या रखना है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त था, ठीक है। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त को प्रधानमंत्री बनाया था। और चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, अर्थशास्त्र है, और ये राजनीति से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर, जो कि बेबीलोन का शासक था, को पराजित किया, जिसके बाद में अपनी पुत्री कौन थी, कार्नेलिया, जिसको हेलेना के नाम से जानते हैं। आपने अशोका सीरियल आता था टीवी पे, तो आपने वहाँ देखा होगा, हेलेना फेमस कैरेक्टर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद ही होगा, ठीक है। इनका नाम क्या था, यानी ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। कौन पुत्री, कौन है, कार्नेलिया। कार्नेलिया को ही क्या कहते हैं, हेलेना, ठीक है। इनका विवाह जो है चंद्रगुप्त के साथ करके उसे एरिया, एरिया जो है आपका काबुल में पड़ता है, आराकोशिया जो कि कंधार में पड़ता है, और पेरीपेमिस दाई जो कि हेरात में पड़ता है, तथा जड्रोशिया यानी मकरान का हिस्सा की कुल 4 प्रांत को दहेज में दे दिया था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर, बेबीलोन का जो शासक था बेबीलोन का, को पराजित किया, जिसके बाद में अपनी पुत्री कॉर्नेलिया जो कि हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करके उसे एरिया यानी काबुल, अराकोशिया कंधार, पेरीपेमिस दाई जो कि हेरात में पड़ता था, जड्रोशिया यानी मकरान, कुल 4 प्रांत दहेज में दे दिया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रांत को दहेज में दिया गया था, एरिया, अराकोसिया, पेरीपेमिस दाई और जड्रोसिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन जो है वो एपियानस ने किया है, ठीक है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के जो मध्य लड़ाई हुई थी उसका जो वर्णन किया है वो किसने किया है, एपियानस ने किया है, ठीक है। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, इंडिका है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ये जैन धर्मावलंबी थे, यानी जैन धर्म के मानने वाले थे, ठीक है। तथा जैन गुरु भद्रबाहु का शिष्य भी रहे थे ये, ठीक है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास पद्धति, जिसे क्या कहते थे, संलेखना पद्धति द्वारा हुई थी। तो इम्पोर्टेंट है, संलेखना पद्धति क्या होती है, उपवास पद्धति द्वारा जो है अपना शरीर त्याग करना क्या कहलाता है, संलेखना कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पीसीएस तक के एग्जाम में, ओके। नोट करके क्या दिया है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कथन दिया जा सकता है कि किसने कहा था, तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा था, डाकुओं की सेना कहा था, ओके। आपको बता दें कि आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन किया एपियानस ने किया है। और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक क्या है, इंडिका है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्मावलंबी थे, और इनके गुरु कौन थे, भद्रबाहु, ठीक है। चलिए अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में उपवास पद्धति यानी संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया था। देखिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में, ओके। आगे देखते हैं। देखिए बिंदुसार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिंदुसार कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की 297 ईसा पूर्व में ही हुई थी। उसके बाद जो है इनके पुत्र बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। बिंदुसार की जो माता थी इनका नाम क्या था, दुर्धरा था, ओके। बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रु का विनाशक एवं सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमित्रघात की उपाधि किसे दी गई थी, ये जो है कई बार पूछा गया, ठीक है। तो अमित्रघात किसे कहते थे, बिंदुसार को कहते थे, ओके। चलिए आइए अब अशोक को डिस्कस कर लेते हैं। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य आपका सिलेबस में जो है मौर्य वंश को मेंशन किया हुआ है, स्पेशली अशोक, सम्राट अशोक को, तो आप यहाँ इसको अच्छे से कवर करिएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक का राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको तो कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ओके। नेक्स्ट है
राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का शासक था, ठीक है, या उपराजा या वायसराय था, तो उज्जैनी या अवंती का उपराजा या वायसराय था, ठीक है। याद रखिएगा कि राजा बनने के पहले जो है अशोक कहाँ का शासक था, तो अवंती या उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था, ओके। अशोक की माता कौन थी, सुभद्रांगी, ओके। नेक्स्ट है पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर तथा उदयगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो जरूर ही याद रखिएगा। पूछता है कि अशोक का नाम जो है वो किस किस अभिलेख में दर्ज है, ठीक है, या उल्लिखित है। तो आप याद रखिएगा, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम में अशोक का नाम उल्लिखित है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है, देवानामप्रिय तथा देवानामप्रियदर्शी, ठीक है, उपाधि से संबोधित किया गया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि देवानामप्रिय या देवानामप्रियदर्शी उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, तो सम्राट अशोक को, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि कलिंग पर आक्रमण कब किया था अशोक ने, तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद कब, यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ये भी आपका लाइन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला पॉइंट है अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। उपगुप्त आपने देखा होगा टीवी सीरियल में, ओके। नेक्स्ट है अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी, जिनका नाम लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा या विश्व झोपड़ी रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको कि अशोक को किसने दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में, तो उपगुप्त ने दीक्षित किया था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए जो है बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं बनवाई थी। इन चारों गुफाओं का नाम क्या था, लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ भेजा गया है आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला धर्म प्रचारक जो है सोन एवं उत्तरा। सोन एवं उत्तरा को कहाँ भेजा था, सुवर्ण भूमि यानी वर्मा, ठीक है, यानी आपका म्यांमार का क्षेत्र। और महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, ठीक है। और मज्जहांतिक जो है, मज्जहांतिक इनको कश्मीर और गांधार में भेजा था, और महारक्षित को यमन राज्य में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ठीक है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टेफेंथलर ने की थी। ये नया क्वेश्चन है, तो शायद क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टेफेंथलर ने की थी। टेफेंथलर, टेफेंथलर का नाम याद रखिएगा, ठीक है, बस, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अशोक के कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रुक्मिणदेही स्तंभलेख सबसे छोटा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो रुक्मिणदेही स्तंभलेख जो है वो सबसे छोटा है। और कौशाम्बी अभिलेख क्या है, इसको क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने का उल्लेख रुक्मिणदेही स्तंभलेख में ही मिलता है, ओके। नेक्स्ट है सरेकुना, जिसे कंदहार कहा जाता है, अभिलेख ग्रीक एवं अरामीक व दोनों भाषाओं में प्राप्त हुआ है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या जो थी वो 5 थी, ठीक। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि चक्र का संबंध किससे है, तो प्रांतों से है, यानी कि प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू, जिसे वैराट स्तंभ कहते हैं, से प्राप्त लघु शिलालेख। ये लघु शिलालेख था, भाब्रू शिलालेख जो है वो लघु शिलालेख था। यहाँ से क्या प्रमाण मिलता है कि अशोक जो है वो बौद्ध
धर्म को मानने वाला था। ठीक है, भाबर स्तंभ से पता चलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन से अभिलेख में जो है या कौन से शिलालेख में बुद्ध ने मतलब अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, तो मास्की अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट है साहूगौरा ये ताम्र अभिलेख जो है तथा महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राजा द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, जरूरी से याद रखना है आपको। ओके, चलिए पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ओके, नेक्स्ट है पहला पृथक शिलालेख जो है सभी मनुष्य मेरी संतान है, इस चीज का उल्लेख किया गया है। सेकंड है दूसरा शिलालेख, इसमें क्या बताया गया है, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एवं सीलोन का उल्लेख है। इसमें सीलोन जो है ये श्रीलंका को कहा गया है। ओके, चलिए अगला है तीसरा शिलालेख जो है, इसमें क्या बताया गया है, राजकीय अधिकारियों युक्त राज्य के प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश दिया गया। ओके, नेक्स्ट है चौथा शिलालेख, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है चौथे अभिलेख में। और पांचवें शिलालेख में क्या बताया गया, धम्म महामात्रा की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। छठा शिलालेख जो है, इसमें प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं, इसका उल्लेख किया गया छठे शिलालेख में। सातवें शिलालेख में क्या बताया गया है, आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया गया है सातवें शिलालेख में। अगला शिलालेख है आठवां शिलालेख, जो कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। ओके, नेक्स्ट है नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 10वां शिलालेख, जिसमें धम्म के पालन का उपदेश है। नेक्स्ट है 11वां शिलालेख, जिसमें धम्म की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है 12वां शिलालेख, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। और 13वां शिलालेख जो कि अंतिम है, इसमें क्या बताया गया, कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आठविक राज्यों का उल्लेख किया गया है। अब आपको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। एक तो 13वां अभिलेख, 12वां अभिलेख, 11वां अभिलेख, 10वां। ठीक है, ये सब कई बार पूछा गया और 8वां भी। ठीक है, इसके अलावा आपका 5वां भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक पूछा गया कई बार। ठीक है, और आपका तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो है पहला और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, आपको याद तो सभी करना है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कई बार यहाँ से बहुत रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, आगे देखते हैं। आइए कुछ मौर्यकालीन जो है प्रांत और उनकी राजधानियों को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहला है प्राची या प्राशी, जिसे पूर्वी प्रांत कहते थे, इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। और उदीची या उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापद की सुवर्णगिरी थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो है वो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो है नगर का प्रशासन था वो 6 समितियों में विभाजित था। ठीक, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्रोनोमोई जो था वो मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। ठीक है, और अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा तथा एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। ओके, चलिए अगला पॉइंट है न्यायालय 2 प्रकार के थे। पहला था धर्मस्थीय या दीवानी न्यायालय और दूसरा था कंटक शोधन, जिसे फौजदारी न्यायालय कहते थे। ओके, आगे देखते हैं। सरकारी भूमि जो सीता कहलाती थी, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे, आदेव मात्रक कहते थे। ठीक है, बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि जो होती थी उसे आदेव मात्रक कहते थे। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी जो है सीता अध्यक्ष कहलाता था।
ओके, नेक्स्ट है राजुक युक्त प्रादेशिक धम्मामात्र स्त्रियाध्यक्ष और ब्रजभूमक मौर्य काल के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था जिसे तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, जो विभाग थे यानी केंद्रीय प्रशासन के लिए अनेक विभाग जो बनाए गए थे उनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि तीर्थ का संबंध यानी विभागों से था। ओके, आगे कह रहा है अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थ तथा 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट है शासन, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, पीसीएस तक के एग्जाम में। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से? सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर एवं सभासद। ओके, रिपीट कर लेते हैं एक बार। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से? सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर एवं सभासद। ओके, आगे देखते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित जो है प्रमुख तीर्थ और अध्यक्ष। अब तीर्थ आपने यहाँ देखा था, क्या तीर्थ का मतलब है? विभाग। ठीक है, यानी विभाग और उनके अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन तो मोस्टली आना ही आना है हर पेपर में। ठीक है, तो पहला है पुरोहित। पुरोहित जो होता था यानी पुरोहित विभाग का अध्यक्ष। पुरोहित जो होता था वो किस विभाग का अध्यक्ष? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान कहलाता था। ओके, नेक्स्ट है युवराज। क्या होता था वो? राजपुत्र प्रमुख होता था। युवराज तीर्थ का प्रमुख जो है राजपुत्र होता था और सेनापति जो होता था वो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट है समाहर्ता जो है वो आय का संग्रह करता था। समाहर्ता जो है आय का संग्रह करता था। नेक्स्ट है सन्निधाता जो कि राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा लक्षणाध्यक्ष जो है वो मुद्रा जारी करता था। ठीक है, अगला है आकाराध्यक्ष। आकाराध्यक्ष का काम क्या था? खानों का अध्यक्ष था। खानों का अध्यक्ष जो है आकाराध्यक्ष कहलाता था। इसके अलावा प्रदेष्टा क्या कहलाता था? तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कमिश्नर जो है वो प्रदेष्टा कहलाता था। ओके, नेक्स्ट है पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा सीता अध्यक्ष, ये जो है राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, सीता अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारिक। तो व्यावहारिक जो है वो धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश था। ठीक है, कौन? व्यावहारिक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कर्मांतिक क्या कहलाता था? तो कर्मांतिक जो है वो उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। इसके अलावा दंडपाल, दंडपाल जो है पुलिस अधिकारी होता था। विविता अध्यक्ष था, वो चारागाह प्रमुख होता था। अगला है अंतपाल। अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। और सूना अध्यक्ष जो है वो बूचड़ खाने का प्रमुख कहलाता था। ओके, नेक्स्ट है गढ़ी का अध्यक्ष। गढ़ी का अध्यक्ष होता था वो वेश्याओं का प्रमुख कहलाता था। ओके, आगे देख मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। इसके अलावा बृहद्रथ की हत्या जो है उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कब? 184 ईसा पूर्व में। और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की, यानी कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। इसकी हत्या करके तो मौर्य सम्राट, सॉरी, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और इसकी हत्या करने के बाद 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। ओके, याद रखिएगा ये पॉइंट। ओके, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, शुंग वंश से रिलेटेड है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। इसने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। कौन कौन सा? सॉरी, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था तथा पतंजलि इसके पुरोहित थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भरहुत स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र जो है शुंग वंश का शासक बना था। ओके, अगला वंश देख लेते हैं कण्व वंश। कण्व वंश से रिलेटेड पॉइंट है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में देख लेते हैं। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शेमुक था। ठीक है, शेमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में शेमुक,
सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी एवं यज्ञश्री सातकर्णी थे। ठीक है, याद रखिएगा इनके शासकों के नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और महत्वपूर्ण शासक कौन थे? सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी एवं यज्ञश्री सातकर्णी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम का स्वामी गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सातवाहनों ने क्या किया था? चांदी, तांबा, सीसा तथा पोटिंग की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम सीसे के सिक्के जारी किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तो आपको जरूर ही याद रखना है। सीसे के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो सातवाहनों ने चलाए थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन वंश ने ही प्रारंभ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा जो है सातवाहनों ने ही स्टार्ट किया था। सातवाहनों की जो है, सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता था? तो सातवाहनों को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, गाथा सप्तशती के रचयिता हाल तथा बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ सातवाहन काल के साहित्यकार थे। ओके, तो आई फ्रेंड्स, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।